Class 8th SST Chapter 4th Tribals, Decus and the Vision of a Golden Age. Today we are going to study this chapter. Let's extract and study. So ट्राइबल क्या होते हैं? ट्राइबल जो जनजाति या फॉरेस्ट में रहने वाली आदिवासी जनजाति होती है उनको ट्राइबल्स बोलते हैं। डिकूज जो होते हैं वो लोग के लिए बोला जाता है जिन्होंने ट्राइबल्स का एक्सप्लॉइटेशन किया, उनको अपने पे डिपेंडेंट बनाया अलग अलग तरीके से, ताकि वो जो उनका मेन लिविंगहुड था, जीने का यापन करने का तरीका था नेचुरल, उसको की जगह डेकूज ने अपने प्रॉफिट के लिए उनका यूज़ किया। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे द विजन ऑफ गोल्डन एज, मतलब कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो है गोल्डन एज का मतलब वो पीरियड जिसके अंदर जस्टिस रहे, जिसके अंदर हर कोई हार्मनी के साथ में अपने नेचुरल वे में, जैसे पुराने टाइम में लोग बाग अपने लिए जीवन यापन करते थे, वो कैसे वापस जो है वो अचीव करे, अटेंड करे, उसके लिए क्या हुआ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन 1895 a man in छोटा नागपुर of Bihar named बिरसा became popular। तो यहाँ छोटा नागपुर है, बिहार में एक जगह है, उसमें बिरसा नाम के एक थे जो बहुत पॉपुलर हुए थे। पीपल ट्रीट हिम एज अ म्यूजिशियन हु कुड लिबरेट पीपल स्पेशली ट्राइबल्स फ्रॉम स्लेवरी ऑफ डिकूज। डिकूज मतलब आउटसाइडर, डिकूज की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। तो बिरसा करके हुए थे जिन्होंने को ऐसे ट्रीट करते थे कि वो उनको स्लेवरी से बचा सकते हैं, जिनको डिकूज ने स्लेव बनाया था अपना, और ऐसा उनके फील करते थे कि जैसे कि वो गॉड सेंट एंजल हैं जो अपलिफ्टमेंट के काम करेंगे। तो जो बिरसा थे वो मुंडास एक ट्राइबल ग्रुप है, उस फैमिली में बॉर्न किया था उन्होंने। बिरसा वॉज बिलीव टू पोजेस अ पावर टू क्योर ऑल डिजीजेज एंड मल्टीप्लाइड ग्रेन्स, मतलब कि ये माना जाता था, ये बिलीव करने लग गए थे लोग उस वक्त कि उनमें पावर है कि वो किसी भी तरह की बीमारी को दूर कर सकते हैं और साथ ही यील्ड बढ़ा सकते हैं, क्रॉप यील्ड। पीपल ऑफ अदर ट्राइब्स आल्सो फॉलोड हिम। दीज इंक्लूड संथल्स एंड उरानाज। All tribes under the British rule nearly had the same problem. Their living and religion were on the verge of extinction। मतलब कि सब जितने भी थे ट्राइबल्स उस टाइम में, उस पीरियड में, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में सेम प्रॉब्लम से फेस कर रहे थे, और उनकी जो जीवन शैली थी ओल्ड, और जो उनका रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो जैसे करते थे, वो सारा एक्सटिंक्ट होने वाला था, मतलब ख़त्म होने वाला था हिस्ट्री से हमेशा के लिए। चलिए, तो पहला टॉपिक हम लेने वाले हैं वो है इंडियन ट्राइबल्स, इंडियन ट्राइब्स। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू क्लासीफाई डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्राइबल्स सोसाइटीज। इंडिया ट्राइब्स can be broadly classified in following categories on the basis of। तो किस बेसिस पे हम कर सकते हैं? तो ये देर आर 5 बेसिकली मेजर जनरली, द एरिया एंड रीजन ऑक्यूपाइड, जिस एरिया में वो रहते हैं उस एरिया के बेसिस के ऊपर लैंग्वेज, जिस तरीके की लैंग्वेज जो है वो बेसिकली लिंग्विस्टिक लैंग्वेज वो अपने में बोलते हैं, जैसे द्रविडियन हो गया, मुंडा हो गया, तिब्बतो चाइनीज़ हो गया, तो डिफरेंट लैंग्वेज उसके हिसाब से ट्राइब्स थे, अलग अलग होते थे। उसके बाद है रेशियल कैरेक्टरिस्टिक, जिस तरह के उनका जैसे
वो अपर साइड में जो तिब्बतियन साइड के जो होता है उनका जो नैन नक्श थोड़े अलग होते हैं, सेंट्रल प्रोविंस में अलग होते हैं, साउथ में थोड़े अलग होते हैं। तो उसके बेसिस के ऊपर जो ट्राइब्स थे वो अलग थे। ऑक्यूपेशन, जिस तरह का काम करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, हंटिंग करते हैं, हिल्स में रहते हैं, तो वो सारा का सारा ये लेबर है, सर्विस है, ट्रेड करते हैं, फोक डांस करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक अलग ग्रुप बनता है। इसके बाद है कल्चरल रिलेशनशिप। ये कल्चरल रिलेशन, इंडियन ट्राइब्स कैन आल्सो बी ग्रुप अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट विथ आउटसाइडर्स। तो कितने ज़्यादा कौन किस आउटसाइडर्स के साथ इन्फ्लुएंस है, और वो तो एक तो बहुत डीप फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं जो बिल्कुल आउटसाइडर से कभी कुछ ज़्यादा उनका टच भी नहीं रहा है। और अभी भी आप अंडमान साइड में जाएंगे, अंडमान निकोबार आइलैंड में, तो यू विल फाउंड दैट काइंड ऑफ ट्राइब्स। सो उस बेसिस के ऊपर भी जो है ग्रुप्ड किए गए थे, इनको कैटेगराइज किए गए थे। तो ये आपको समझना पड़ेगा और ये लर्न करना है। नेक्स्ट है, हाउ डिड द ट्राइबल्स ग्रुप लिव? द ट्राइबल ग्रुप्स वर एंगेज्ड इन वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन 19th सेंचुरी। तो अलग अलग एक्टिविटी हो रही थी, जाहिर सी बात है। मेन वाज कल्टीवेशन एंड फार्मिंग। उससे पहले था हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग और गैदरिंग, कल्टीवेशन तो आपको पता है। हंटिंग और गैदरिंग क्या होती है कि शिकार करना और उसको गैदर करना, और जैसे ही जहाँ अलग अलग जगह जाना। और हर्डर्स क्या होते थे, जो मवेशी होते थे उनको चलाते थे इधर। सम ऑफ वर झूम कल्टीवेटर। झूम कल्टीवेटर्स क्या होते हैं, वो कैटेगरी ऑफ ट्राइबल्स होती थी जो उनका कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं उसको, क्योंकि वो स्मॉल प्लॉट या एरिया जो होता है लैंड का, उसको सेलेक्ट करते थे एरिया को फर्स्ट, उस लैंड को प्रिपेयर करते थे फॉर कल्टीवेशन। और कैसे करते थे, सिंस फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट होते थे उस टाइम में, या अधिकतर पेड़ ही पेड़ होते थे, तो वो क्या करते थे, ट्री टॉप को कट करते थे टू अलाउ सनशाइन टू रिच टू द ग्राउंड। और चारों तरफ से जो सनशाइन है वो प्रॉपरली राइट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग प्रॉपरली वो कल्टीवेशन जहाँ पे करने वाले हैं उस प्लॉट पे वो पहुँच सके। इसके बाद में द वेजिटेशन ऑफ द लैंड वाज बर्न टू क्लियर द लैंड। और ऑलरेडी वहाँ पे जो वेजिटेशन होती थी या ग्रास और रीड होती थी उसको बर्न करके बिल्कुल क्लीन करते थे। फील्ड वाज देन कल्टिवेटेड वंस एंड लेफ्ट फेलो फॉर मैनी ईयर्स। उसको वो छोड़ देते थे वो, ताकि वो नेचुरली उसके अंदर वापस से जो उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है वो वापस से वो जनरेट हो सके। और जैसे ट्राइबल्स एक्स जो कट टी करके वो एक्स की तरह यूज़ करते थे, जो हल बनाते थे ताकि वो ज़मीन में प्रॉपरली कल्टीवेशन कर सके। इट इज़ ऑल मेंशन ओवर हियर। तो आपको यहाँ पे पता पड़ा झूम कल्टीवेटर्स के बारे में। सम वर हंटर्स एंड गैदरर्स। तो हंटर और गैदरर्स कौन थे, जो हंटिंग और गैदरिंग करते थे फॉरेस्ट में टू प्रोड्यूस देयर इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ दिस ट्राइबल्स इन मैनी रीजन्स एंड फॉरेस्ट वर देयर लाइफ लाइन। जाहिर सी बात है वो फॉरेस्ट के अंदर ही, प्लेन के अंदर उनको इतना ज़्यादा जो है वो जानवर या एनिमल्स नहीं मिलेंगे, तो वो उनकी लाइफ लाइन जो थी वो फॉरेस्ट ही थी। वहाँ पे वो शिकार करते थे और गैदर करते थे। हंटिंग इन स्मॉल ग्रुप। हंटिंग इन स्मॉल ग्रुप। द Konsvi, the tribal people of Odisha who went for hunting and divided the meat among themselves. They also collected fruits and roots from the forest. तो जैसे कि आपको है कि वो हंट करते थे, और जो हंटिंग के बाद में स्मॉल ग्रुप में जाके और उसके बाद में उसको एक
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब यह ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे अपन ने डिस्कस किया था कि जाहिर सी बात है हंटिंग जो है वो फीमेल जो होती है वहाँ पे वो और बच्चे और बुजुर्ग वो नहीं करते हैं, तो वो दे हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन देयर ट्राइबल ग्रुप, ओके। एंड देन सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जैसे जो स्किल्ड हंटर्स होते हैं जो हंट करते हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा या बेटर पीस ऑफ मीट मिलता है, और उसके बाद बाकी बच्चों को और फीमेल्स को मिलता है। इस तरह का जो है वो सेपरेशन, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता था। सम हर्डेड एनिमल्स, जो एनिमल्स हर्ड किए जाते हैं उस एनिमल्स के बारे में बात करते हैं हम। मैनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स, तो हर्डिंग करते थे, इधर उधर ले जाते थे और रेयर करते थे। ट्राइबल्स वर पेस्ट्रोनाइज्ड हु मूव्ड विद देयर हर्ड्स ऑफ शिप, तो सबसे पहले बात है शेपर्ड्स के बारे में जो अपने शिप्स को लेके मूव करते थे। दीज इंक्लूड्स वेन गुज्जर्स ऑफ पंजाब, लाबाडीज ऑफ आंध्र प्रदेश एंड गदीस ऑफ कुल्लू एंड बकरवास ऑफ कश्मीर। तो ये अलग अलग जो है उनके नाम हैं और रीजन भी आपको साथ दे रखे हैं, ये आपको लर्न होने चाहिए। सम took to settled cultivation, देखिए it is very difficult to live their life is sort of a nomad life। nomad life क्या होती है कि जब आप एक जगह पे सेटल्ड नहीं होते और टाइम टू टाइम हर जगह दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते हो, तो आखिर में बहुत सारे लोग जो हैं, या सम यहाँ पे जैसे सम दे रखा है तो सम अपन लेते हैं कि वो अल्टीमेटली उन्होंने क्या डिसाइड किया इनिशियली कि वो सेटल्ड कल्टीवेशन के लिए जाएंगे, मतलब एक जगह सेटल होके या पूरे कल्टीवेशन करेंगे। मैनी ट्राइबल ग्रुप्स सिंस द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी के बिगिन settling down and cultivating their field. They started ploughing the land which was earlier not used by tribals. तो वो लैंड यूज़ करते थे जो किसी भी ट्राइबल ने यूज़ नहीं किया, और प्लफिंग शुरू करते, मतलब हल चलाना शुरू करते थे चूज़ करके। ग्रेजुअली दे इवन गॉट राइट्स ओवर द लैंड दे लिव्ड ऑन, और ग्रेजुअली क्या धीरे धीरे वो उनको एक राइट मिल गया वहाँ पे, उसको वो उनके ओनर बन गए लैंड के। इट वॉज द मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर हु बिलोंग टू दिस क्लास, तो कौन से थे ट्राइबल्स, वो थे मुंडाज। मेंबर ऑफ दिस क्लास वॉज कंसिडर्ड एज ए डिसिडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स, तो ओरिजिनल सेटलर जो सबसे पहले सेटल हुए थे, ओरिजिनल सेटलर्स, उनके डिसेंडेंट माने जाते हैं, उनकी पीढ़ी से माने जाते हैं। ऑल ऑफ देम हैड इक्वल राइट्स ऑन लैंड विद इन द सेम क्लास। सम पीपल वर मोर पावरफुल देन अदर्स। पावरफुल मैन आर ऑफन रेंटेड आउट देयर लैंड इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटिंग इट देमसेल्फ। तो जाहिर सी बात है एक ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग जो होते हैं वो वीक होते हैं, और कुछ बहुत पावरफुल होते हैं, और जो बहुत पावरफुल होते हैं उनके पास लैंड भी ज़्यादा होती है, तो वो खुद कल्टीवेशन नहीं करते हैं, बल्कि जो जिनके पास बहुत कम लैंड होती है या नहीं के बराबर होती है, या वीक ग्रुप होते हैं, वीक जो होते हैं, उनको एज ए लेबरर अपने लैंड पे कल्टीवेशन के लिए हायर करते थे। ब्रिटिश रिगार्डेड दोज लिविंग इन द फॉरेस्ट एंड we'll start from here. British considered settled tribal group
like Gonds and Santhals as more civilized than hunter-gatherers और shifting cultivators. अब देखिए जाहिर सी बात है, गॉन्ड्स हो गए और संथल्स हो गए, ये जो है इनको ब्रिटिश जो है, क्योंकि सिंस दे हैव अ प्रॉपर पैटर्न ऑफ लिविंग, दे don't move with every 1 year or 2 years something for different region, so British found them more civilized than this two shifting cultivators and hunter gatherer, because they did have by that time life which is not settled, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि it's kind of a difficult life too, और पैटर्न भी इसमें फिक्स नहीं होता था, तो लेस सिविलाइज्ड ब्रिटिश लोगों की नज़र में, क्योंकि ब्रिटिश कल्चर जो था वो जो है वो सेटल्ड लाइफ जीने वाले लोगों का था, इस वजह से उन्होंने इसको लेस सिविलाइज्ड समझा इनको. द लिविंग इन फॉरेस्ट to be wild, savage, and there was a need to make a settled and civilized. तो ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि इनको ज़रूरी है कि इनको सिविलाइज्ड बनाया जाए, कैसे, सेटल्ड करके इनको. हाउ डिड द कॉलोनियल रूल इफेक्ट ट्राइबल्स लाइव्स. तो आगे हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर कि कॉलोनियल जो है रूल ने कैसे इफेक्ट किया था, कैसे प्रभाव डाला, इफेक्ट किया ट्राइबल लाइफ के ऊपर, ट्राइबल्स की लाइफ में. तो लेट्स डिस्कस इन डिटेल. लेट्स फर्स्ट रीड इट एंड देन ट्राई टू एक्सप्लेन इट. द लाइव्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स चेंज्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. ऑफ कोर्स बिकॉज ब्रिटिशर्स हैव फुल कंट्रोल्ड ड्यूरिंग their colonial period, so they have it affected every Indians by that time. So how can we separated tribals? What happened to tribals chief? तो सबसे पहले तो ट्राइबल चीफ को क्या हुआ था, तो पहले बहुत पावरफुल थे वो, उन्हीं के चीफ की बात करते हैं. तो बिफोर अराइवल ऑफ ब्रिटिश मैनी एरिया ऑफ द ट्राइबल चीफ वर वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब कबीले का सरदार जो बोलते हैं ना, आपने देखा होगा इन सम मूवीज, कबीला एंड कबीले के सरदार, इन सम सॉर्ट ऑफ कार्टून नेटवर्क आल्सो, सच कार्टून्स where you have seen Kabila is what, tribal group, and their chief is Sardar. So that is what it was real in history. It used to be their things. So before arrival of British, many areas of tribal chief were important people, बहुत important people थे. They enjoyed certain amount of economic power, right? Had the right to administer and control the territories. तो ये सारी चीज़ें थी. एक sort of they enjoy status of a king in their group, tribal group. Okay. In some places they had their own police, decided by their local rules of land and forest management. तो जैसा ये है कि एक तरीके से उनको किंग का स्टेटस की तरह ट्रीट करते थे, उनके खुद के रूल थे, उनकी खुद की पुलिस थी. अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शन एंड पावर ऑफ ट्राइबल चीफ चेंज कंसिडरेबली. ठीक है ना, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया. दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल ओवर अ क्लस्टर ऑफ विलेज एंड rent out land, but they lost much of their administrative power and were forced to follow laws made by British officials in India. तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने जो इंडिया में लॉ बनाए थे इंडियन लोगों के लिए, उनको फोर्स किया
और उनको वो मानना पड़ा। साथ ही वो अपना लैंड का टाइटल तो रख सकते थे, लेकिन उनको लैंड रेंट पे देनी पड़ी। मतलब कि कुल मिला के ये है कि अगर मैं आपको यूँ एक्सप्लेन करूँ तो ब्रिटिशर्स हैव वन थिंग दे कीप इन माइंड, दे समहाउ प्लान टू गेट रेवेन्यू। उन्होंने एक प्लान बनाया है जिसमें उन्होंने डिसाइड किया था कि उनको एक फिक्स रेवेन्यू जनरेट करनी है, और उसके लिए उन्होंने अगर वो पावर्स उनको देते हैं तो दे वोंट गेट दैट काइंड ऑफ रेवेन्यू व्हाट दे प्लान। सो दे मेड श्योर कि भाई इस तरह की चीज़ें उनसे ले ली जाए, और ताकि रिवोल्ट भी नहीं हो, तो उनको जो लैंड है उसका टाइटल रहने दिया उनके पास में। ठीक है ना। दे लॉस्ट द अथॉरिटी ऑफ दे हैड अर्लियर एंजॉयड अमंग द पीपल, और अथॉरिटी भी कर दी, और दे आर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शंस। और तो ये सारी चीज़ें ले ली, तो एक दो चीज़ों को छोड़ के सारी चीज़ें उनसे छीन ली गई। इट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टिवेटर? द शिफ्टिंग कल्टिवेटर के साथ में क्या हुआ भाई? द ब्रिटिश डिड नॉट लाइक ट्राइबल्स wandering from one place to another. They wanted to see them as a settled cultivator. Settled peasants could be controlled easily. समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि वो एक तो कंट्रोल इजीली कर सकते हैं. It even give a regular source of revenue to the state. Again, जो सबसे मेजर बात, सारी खेल रेवेन्यू का ही चल रहा था, उनको पैसे से मतलब था ब्रिटिशर्स के लिए. तो उन्होंने सोचा कि भाई अगर ये घूमते फिरते रहेंगे तो जितना वो तो अपना केवल अपने लिए कमाएंगे, और उनका पर्पस क्या लगेगा? खुश रहना और कमाना, खाना, कोई पैसे अर्न करके और कुछ इकट्ठा तो करना नहीं है. तो दैट इज़ व्हाट ब्रिटिशर्स व्हाट वांट. दे वांट रेवेन्यू, सो दे समहाउ वांट टू कंट्रोल देम, एंड दे वांट टू मेड श्योर दैट somehow they settled. This shifting cultivator must settled. It was earlier their aim before they successfully did that. The British therefore introduced land settlement. क्या introduce क्या land settlement? It was to be done by measuring the land and fixing demand for the state. वो सारा का सारा ऐसा हो गया. देखिए, लैंड को मेज़र किया गया, कितनी डिमांड, मतलब कि उस स्टेट से कितना रेवेन्यू मिल जाएगा. तो फिक्सिंग डिमांड ऑफ, उसके लिए उसका सम पीसेंट वर डिक्लेयर्ड ओनर, कुछ को ओनर डिक्लेयर कर दिया ऑफ द लैंड, वाइल अदर वाज टेनेंट्स हैड टू पे रेंट टू द ओनर. टेनेंट्स को कौन थे? उनको कर सकते थे खेती, लेकिन बदले में उनको क्या करना पड़ता था? रेंट देना पड़ता था ओनर को, हु इन टर्न पेड रेवेन्यू टू द स्टेट. और वो रेंट के बदले में जो रेंट वो करते थे, वो रेंट से रेवेन्यू उनको स्टेट को देना पड़ता था. ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टीवेटर. झूम कल्टीवेटर कौन होते थे? जो एक जगह से नहीं जाते थे, अलग अलग प्लॉट पे जाके ट्रीज बर्न करके. यहीं पढ़ा है मैंने आपको इससे प्रीवियस चैप्टर में. उन कल्टीवेटर्स effort to settle Zoom cultivator paid dividends. Scarcity of water, however, did give them some problem. हाँ, पानी की जो किल्लत थी उस वक्त, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम फेस की. उसकी वजह से कई बार क्या हुआ, जितना यील्ड वो एम करते थे उतना नहीं हुआ, जिसकी वजह से रेवेन्यू कम जनरेट हो पाती थी. फॉरेस्ट law and their impact. The life of tribal group revolved around forests, right? Due to this, new forest law had a remarkable effect on the life of tribals. बड़ा रिमार्केबल इफेक्ट पड़ा जो फॉरेस्ट नए लॉ बने उसकी वजह से. Forests were rich in many resources, especially in timber.
timber was required for laying railway lines and for building ships. अब यहाँ पे रेलवे लाइन ब्रिटिशर्स ने पहले ले की और शिप भी बनाए, तो उनका कोई पर्पस इंडिया में डेवलपमेंट करने का नहीं था. हाँ, डेफिनेटली वो एक लैंडमार्क है इंडियन डेवलपमेंट में, लेकिन उनका पर्पस ये था कि यहाँ से ज़्यादा जो है मटेरियल वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे या जो पोर्ट्स है बंदरगाह पोर्ट्स तक ट्रांसपोर्ट कर सके और वहाँ से वो शिप से अपने कंट्री में भेज सके. तो इस वजह से उनको क्या चाहिए था, टिम्बर चाहिए था. टिम्बर अगर चाहिए तो फॉरेस्ट लॉ बना. फॉरेस्ट लॉ किस लिए बनाया? फॉरेस्ट लॉ इसलिए बनाया ताकि जो वहाँ पे दूसरे जो ट्राइबल्स हैं, जो लाइफलाइन थी उनकी, वो इजीली वहाँ पे अपने जो है अपने जो उनका वो अपना मानते थे अब तक वो कि वो उनकी प्रॉपर्टी है, वो अब ब्रिटिशर्स ने स्टेट की प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर दिया और उनको बैन कर दिया कि आप ऐसे नहीं जा सकते. Many tribals who depended on झूम कल्टीवेशन had moved the other area in search of livelihood. अब उनको फॉरेस्ट में जाने नहीं देते थे और हंटिंग अलाउड नहीं की, रिजर्व कर दिया फॉरेस्ट को, हंटिंग को भी, कल्टीवेशन को प्रिवेंट कर दिया, बैन कर दिया, जिसकी वजह से उनको सर्च ऑफ फूड और वो अलग दूसरी जगह जाना पड़ा. दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर ब्रिटिशर एज अ लेबर शॉर्टेज बिकम एक्यूट. अब एक्यूट लेबर प्रॉब्लम हो गई, शॉर्टेज भाई क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो झूम थे, कल्टीवेटर्स थे या और ट्राइबल्स थे जो उस एरिया में जो फॉरेस्ट था उसमें डिपेंडेंट थे, वो क्या है कि अलग एरिया में जाके शिफ्ट होने लगे, क्योंकि वहाँ पे जो जिस तरह का फॉरेस्ट लॉ बना उसकी वजह से. कॉलोनियल ऑफिशियल डिवाइस्ड अ सॉल्यूशन टू डील विथ लेबर शॉर्टेज. तो इस लेबर शॉर्टेज से निपटने के लिए जो है उन्होंने एक सॉल्यूशन डिवाइस किया. क्या किया भाई? झूम कल्टीवेटर वर गिवन अ स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड इन फॉरेस्ट टू ग्रो क्रॉप्स. तो उनको क्या किया कि उनको भैया फॉरेस्ट में एक स्मॉल पैच दे दिया, छोटा सा हिस्सा प्लॉट का दिया कि भैया आप यहाँ पे जो है क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो. पहले भी वो करते थे, तो उनको बोला कि आप परमिशन ले लो हमसे और इतना एरिया कर दो. और बदले में क्या मांगा उन्होंने मांगा कि बदले में आपको यू वर्क एज ए लेबरर. आपको वो तो करना ही पड़ेगा, आपको फॉरेस्ट भी संभालना पड़ेगा, आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी. फॉरेस्ट में आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आप हालांकि खेती कर सकते हो, और साथ में क्या करना पड़ेगा, आपको एज ए लेबरर काम भी करना पड़ेगा. ब्रिटिश के अंदर यू हैव टू लुक आफ्टर फॉरेस्ट के अलावा. तो फॉरेस्ट विलेजर्स को इस्टेब्लिश मैनी, तो उस रीजन में आपको चीप लेबर की सप्लाई जो है होने लग गई. समझ में आया? तो ब्रिटिशर्स वर वेरी स्मार्ट, और ट्राइबल्स जो थे वो सीधे साधे थे, तो उनको समझ में नहीं आया. तो उनको लगा कि भाई ये तो अच्छी बात है, उनको जो इधर उधर जाना पड़ रहा था वो जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे रहेंगे और जाके वहाँ पे काम भी कर लेंगे. उनको ये नहीं पता था कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. रिएक्शन टू कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ. तो कि रिएक्शन क्या हुआ है कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ का? कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ वर नॉट एक्सेप्टेड बाय मैनी ट्राइबल ग्रुप. और होगा भी क्यों भाई? तो नहीं हुआ. सम ऑफ देम रिएक्टेड टू न्यू लॉ. कुछ ने रिएक्ट किया. दे कंटिन्यूड विद अ प्रैक्टिसेस विच वर डिक्लेयर्ड इलीगल. जो इलीगल थी वो प्रैक्टिसेस कंटिन्यू करने लगे. समटाइम्स दे प्रोटेस्टेड ओपनली. और एग्जाम्पल क्या थे? सोनग्राम संगमा इन 1906 in Assam and forest satyagrah of the 1930 in central provinces.
तो ये दो एग्जाम्पल हैं जो रिएक्शन या एजिटेशन हुई थी, तो ये आपको याद करके रखना। द प्रॉब्लम विथ ट्रेड ड्यूरिंग 19th century, tribal groups found that traders and money lenders were coming into the forest more often, wanting to buy forest produce, offering cash loans and asking them to work for wages. It took tribal group some time to understand the consequence of what was happening. अब देखिए 19th सेंचुरी जब शुरू हुई, ड्यूरिंग 19th सेंचुरी 90 के दौरान ट्राइबल्स ग्रुप जो के पास में जो है वो ट्रेडर्स जो क्या बोलते हैं बिजनेसमैन या फिर बोल लो आप मनी लेंडर्स जो पैसे देने वाले थे वो आते थे और उनको बोला कि भैया ऐसा है कि हमको जो आप प्रोड्यूस करते हो लैंड ये फॉरेस्ट से, उससे हमको आप हमारे लिए काम करिए और बदले में हम आपको या तो पैसा देंगे या फिर लोन देंगे या फिर आपको तनख्वाह पे आप कर लो। ये उन्होंने सोचा अच्छी बात है, ये तो करने में क्या जाता है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो उनको यूज़ करते थे। जिसका एग्जांपल ये है कि जैसे सिल्क ग्रोवर थे इन 18th सेंचुरी और इंडियन सिल्क की बहुत डिमांड थी यूरोपियन मार्केट के अंदर, तो वो 5-4 रुपए के अंदर वो उनसे 100-200 कोकून कर लेते थे और बदले में उसको 5 गुना ज़्यादा कीमत से बेचते थे। तो मिडिल मैन जो था जिसका कोई रोल ही नहीं था 3-4 में, और बदले में 5 रुपए में सेल करते थे। तो कहाँ पे करते थे वो, तो यहाँ से 3-4 रुपए के अंदर उनसे करते थे 1000 ककून, और एक्सपोर्ट के लिए वो कहाँ पे, वर्धमान या गया के अंदर, और गया में वेयर दे वर सोल्ड 5 times द प्राइस। द मिडल वन जो जैसा मैंने बताया आपको, वो अरेंज द डील बिटवीन एक्सपोर्टर एंड द सिल्क ग्रोवर, मेड ह्यूज प्रॉफिट। अब बात करते हैं द सर्च फॉर वर्क। सम ट्राइबल्स माइग्रेटेड टू अदर एरिया फॉर वर्क, कुछ अदर एरिया फॉर वर्क, अदर एरिया में माइग्रेट हुए, काय के लिए, वर्क के लिए। देयर सोशल इकोनॉमिक कंडीशन वाज पैथेटिक, पैथेटिक मतलब बहुत बुरी थी। मैनी ट्राइबल्स वर्क इन ए टी प्लांटेशन, और टी प्लांटेशन तो हमने लास्ट प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि कितनी बुरी कंडीशन, स्लेवरी टाइप की होती है एक तरीके से, और माइंस दोनों के अंदर बहुत कम वेजेस में उनको 18 घंटे या 15 घंटे काम कराते थे। लाइक इट इज द वर्स्ट, मतलब जीवन होता था उनका, नारकीय बोलते हैं ना, हेल वैसा। दे वर सेंट टू वर्क either in tea plantation in Assam or coal mines in Jharkhand. The contractor paid extremely low wages to tribals. They also prevented tribals from returning home. वापस घर लौटने नहीं देते थे। एक बार मतलब उनको लेबर बना दिया वहाँ पे, तो ब्रिटिश ओनर्स of this plantation and mines tortured the tribals by making them work for long hours as। तो ये मैं तो बता ही दिया आपको कि ज़्यादा देर तक के लिए काम करते थे। ट्राइबल्स डाइड फ्रॉम अटैक ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और डिजीज लिविंग इन फॉरेस्ट फॉर प्लांटेशन। समझो, प्लांटेशन में जाते थे वहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर, तो वहाँ पे भी वाइल्ड एनिमल से मर जाते थे बीमारी से, तो दे डोंट इवन केयर बाय दैट टाइम। Women and children employed by planters were given lesser wages than men. Even men को तो देते थे तो, और वुमेन और बच्चों को तो और कम देते थे। और इनफैक्ट ये तो कुछ सालों पहले भी आपने देखा होगा था कि एक जगह जो है बच्चों से माचिस की डिबिया बनाते थे, और जिसमें बच्चों से को 1 वक्त 2 वक्त का खाना ही देते थे, केवल ढंग से खाना, भरपेट खाना भी नहीं देते थे, और दिन भर काम कराते थे, मतलब like 18 hours. The closer look. Tribal were not happy with the change in law. So tribals, of course, they were
not happy with the law. They disliked restriction in the traditional practices. जो वो शुरुआत से उनकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ जनरेशन जो प्रैक्टिस करती आ रही थी, उसके साथ में उसकी रेस्ट्रिक्शन, उसमें रोक की वजह से वो खुश नहीं थे, वो उनको नापसंद था वो. दे डिसलाइक पेइंग न्यू टैक्सेस, वो टैक्स से भी खुश नहीं थे. दे वर आल्सो एंग्री एट द एक्सप्लॉयटेशन बाय ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स. और जो एक्सप्लॉयटेशन करते थे उनकी वजह से भी, जिसकी वजह से रिवॉल्ट हुआ. और रिवॉल्ट कब हुआ? 1831 से 1832. उसके बाद में दूसरा 1885 बिहार बंगाल के अंदर. और ये सारा आपको एक 19 मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर वर्ली रिवॉल्ट, महाराष्ट्र के अंदर 1940 के अंदर. तो ये चारों रिवॉल्ट जो यहाँ पे मेंशन है, ये आपको जो है वो अंडरलाइन कर लेनी है और अच्छे से लर्न करके रखना है. ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. इसके अलावा जो मेजर पॉइंट है आपको यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि द फॉलोइंग फैक्ट काउंट ऑफ एंगर अगेंस्ट डेकूज का अगेंस्ट जो मेन एंगर का क्या रीज़न था? द लैंड पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम, पहली बात. तो दूसरा, हिंदू लैंडलॉर्ड एंड मनी लेंडर वर टेकिंग ओवर द लैंड, उनसे ज़मीन भी ले रहे थे. एंड मिशनरीज वर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर. और मिशनरी जो थी, मिशनरीज स्पेशली जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, वहाँ पे वो क्या करती थी, वहाँ पे ट्रेडिशनल कल्चर को क्रिटिसाइज करती थी और उनको बोलती थी कि भैया नहीं, आप जो है वो जो उनके रीति रिवाज हैं वो ज़्यादा सिविलाइज नहीं है, बल्कि उनको अपने को छोड़ देना चाहिए. इस तरह से, जिसकी वजह से उनमें एक एंगर डेवलप हुआ. बिरसा मुंडा. अब हम बात करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन हुए थे उस वक्त, जिसका इस चैप्टर की शुरुआत में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, वो था बिरसा मुंडा. तो बिरसा मुंडा वाज एमिएंट ट्राइबल from Jharkhand who led one such movement. The Munda is also called Horko, at major tribe of Indian inhabitant of Chota Nagpur Plateau region in Jharkhand. The practice sedentary cultivation. Tribal revolt continued even after the revolt of 1857. तो सबसे पहले जो रिवॉल्ट हुआ था इंडिया के अंदर 1857 में हुआ था, और उसके बाद में कोई बड़ा रिवॉल्ट ब्रिटिशर्स के खिलाफ या ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हुआ नहीं. बट ट्राइबल रिवॉल्ट वाज द वन ऑफ द रिवॉल्ट विच अकर्ड टाइम टू टाइम आफ्टर 1857. One such attempt was made by Birsa Munda, who was born in 1875. He joined the German mission but reverted to the original Munda faith of his ancestor. तो पहले तो वो जर्मन मिशन के अंदर वो ज्वाइन होने के बाद में वापस अपने ओरिजिनल मुंडा फेथ और ऑफ एंचेस्टर है, वो उसके ऊपर विश्वास वापस से करने लग गए. द विजनरी एंड ग्रेट फ्रीडम फाइटर बिरसा सॉ द इनजस्टिस मेटेड आउट हिज फॉलो ट्राइबल्स. तो उन्होंने देखा बिरसा ने, ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर. हम आगे पढ़ेंगे कैसे ग्रेट हुए कंसिडर होते हैं वो. ही ऑर्गेनाइज देम इन अ ग्रुप. जो ट्राइबल्स थे उनको ग्रुप में गैदर किया, ऑर्गेनाइज किया. एंड लेड एजिटेशन अगेंस्ट फोर्सिबल ग्रैबिंग द लैंड ऑफ ट्राइबल्स बाय नॉन ट्राइबल्स एंड द रूलर्स ऑफ द कंट्री द ब्रिटिशर्स. तो
इकट्ठा होने के बाद में उन्होंने अपने लैंड को या उस लैंड को वापस ग्रैब किया, जो कि नॉन ट्राइबल्स थे या फिर जो रूलर्स थे कंट्री के, कौन, ब्रिटिशर्स, तो उनसे। तो हिज मूवमेंट वाज एम टू प्रिवेंट हिज फॉलो ट्राइबल्स फ्रॉम बिकमिंग बॉन्डेड लेबरर। बॉन्डेड लेबर क्या होती है, जिसको अभी जैसे बात होती है टी गार्डन के अंदर और माइंस के अंदर, बंधुआ मजदूरी जिसको बोलते हैं, बहुत कम वेजेस में बहुत लंबे लंबे लॉन्ग आवर्स तक पर डे काम कराते हैं और घर भी नहीं जाने देते हैं। दैट इज व्हाट बॉन्डेड लेबर। एंड टू चेक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देयर, ठीक है ना, टू प्रिवेंट दिस फॉलो tribals from becoming bonded laborer and to check exploitation of their wealth। समझ में आया? सो मेक श्योर किया कि एक तो बॉन्डेड लेबर को करे और दूसरा एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं हो पाए उनका वेल्थ वाइज। बिरसा मोटिवेटेड ट्राइबल्स टू अडहर to their rich culture and rituals and ask them not to budge under any pressure। मतलब उन्होंने कहा, एक तो उन्होंने मोटिवेट किया और साथ में उनको विश्वास दिलाया अपने कल्चर के ऊपर, अपने रिचुअल्स के ऊपर, जो उनके जो रीति रिवाज थे या जो उनके जो कल्चरल प्रैक्टिसेस थी उसके ऊपर। और साथ में उनको ये भी बोला कि किसी भी मिशनरी या मिशन जो होती है उसके अंडर प्रेशर आके जो है, जो अपने जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उससे दूर नहीं जाना। बिरसा वाज ए विजनरी हु सॉ सीड ऑफ रेवोल्यूशन अमंग ट्राइबल which gave rise to tribal movement across the region of country। समझ में है ना? तो वो थे ही मूवमेंट डायरेक्टेड अगेंस्ट द जमींदार एंड द मनी लेंडर्स हु इंक्लूडेड ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन टू ग्रैब द लैंड एंड वेल्थ ऑफ द ट्राइबल्स टू मेक देम बॉन्डेड लेबर। तो किसके अगेंस्ट था? अगेंस्ट जमींदार में और मनी लेंडर्स जो समहाउ ट्राई टू ग्रैब द लैंड फ्रॉम ट्राइबल्स। तो इनकी यही थी, ही आस्क्ड द फेलो ट्राइबल्स टू राइज वॉइस अगेंस्ट देम। तो उनका ये था, करें राइज। ही मूवमेंट बॉट थाउजेंड ऑफ ट्राइबल अंडर अ सिंगल अम्ब्रेला एंड हेल्प ट्राइबल्स टू गेन द राइट ऑफ फॉरेस्ट लैंड विच हैड बीन यूज्ड द टिल देयर एंसेस्टर्स सिंस एंशिएंट टाइम। तो इन्होंने वापस कई जगह दिलाया, एक अम्ब्रेला में, एक मतलब एक छत के नीचे का, कहने का मतलब होता है कि एक साथ लेके आ गए और वापस से राइट्स भी दिलाए फॉरेस्ट लैंड की जो उनके हाथ से चला गया था, जिसपे वो सालों से उनके एंसेस्टर्स जो थे उनके ऊपर वो जो है वो क्या करते थे, कल्टीवेशन करते थे। इन 1895 बिरसा अर्ज्ड हिज फॉलोअर टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट। हिज विजन ऑफ गोल्डन एज की बात हुई थी चैप्टर के शुरुआत में, टाइटल में, वाज सतयुग, द एज ऑफ ट्रूथ व्हेन मुंडाज वर लिव्ड अ गुड लाइफ। समझ में है ना? बहुत अच्छी लाइफ जीते थे। सतयुग वो युग जब कंस्ट्रक्ट टू अर्न देयर लिविंग, वो केवल वही चीज करते थे, अपनी अर्न जीवन जीते थे और खुश रहते थे। दैट इज व्हाट मुंडाज वर। दे वर विल नॉट किल their brethren or relatives and would live in honesty। Birsa, who wanted people once again to work on their land, settle down and cultivation their field, such vision appealed of the people and of the region because they were very much fed up with the colonial forest law and restriction that were imposed on them। तो बिरसा के जो रास्ता दिखाया था उससे लोग बहुत, और जो विज़न था उससे अपील लोगों में बहुत ज़्यादा उन पे इफेक्ट हुआ, क्योंकि वो फेडअप हो गए थे। फेडअप मतलब वो थक गए थे, परेशान हो गए थे। किससे?
जो उन पे फॉरेस्ट का जो लॉ था वो इन्फोर्स किया गया था, साथ में जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए थे. एट द टाइम व्हेन देयर वर a terror of British regime, he organized protest marches and agitation for the remission of forest dues. समझ में आया ना? During his short life, he did what many could not do even in long life. अब उन्होंने ये सारी चीजें पता है सब कम उम्र में की. और कितनी उम्र में? केवल 25 साल की उम्र में. ये रहा नेक्स्ट लाइन. ही डाइड एट यूथ एट 24 ईयर. कैन यू बिलीव इट? और इस वजह से क्या है कि उनकी जो मूर्ति भी है वो लगी हुई है. आगे पढ़ते हैं अपन. हिज मूवमेंट फोर्स्ड कॉलोनियल गवर्नमेंट फॉर द promulgation of for the Chota Nagpur Tenancy Act 1908. The act was the outcome of his dedication struggle against the discrimination experienced by the tribals. तो ये सारे उनके एफर्ट थे जिसकी वजह से ये एक्ट बना था 1908 में. Considering his contribution struggle for the freedom he known as धरती अब्बा. क्या बोलते थे? बोला हमको इनके एफर्ट को देके धरती अब्बा. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डेडिकेटेड अ स्टैचू इन द मेमोरी इन द प्रेमिसेस ऑफ पार्लियामेंट. तो उनका एक स्टैचू भी लगवाया, पार्लियामेंट हाउस में लगाया. जो उनकी जिस तरह की उनकी लाइफ रही है, शॉर्ट लाइफ, और उसके अंदर जो उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं उसको देख के. इट वॉज आल्सो एन enacted relevant law and implemented policy in the interest of tribals. तो जो इंस्पायर भी करती है इनकी स्टैचू, और साथ में जो ट्राइबल्स हैं जो बहुत बड़े और इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे सोसाइटी के, उनके लिए पॉलिसी भी जो बनी है, बाद में भी बनी है. और इंडिया के अंदर जब इंडिया को फ्रीडम मिल गई उसके बाद भी, तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर बिरसा मुंडा जो है उनका रोल कहीं ना कहीं रहा है, जो उन्होंने जो काम किया है उसके बाद. अदरवाइज वो एक ट्राइबल्स जो हैं वो काफ़ी टाइम तक अंडरडॉग ही रह जाते हैं. तो वी सल्यूट द ग्रेट son of our motherland of his selfless sacrifice in the interest of the countrymen. तो आज हम सल्यूट करते हैं और करना भी चाहिए. और कई नाम उनके नाम पे प्रोमिनेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी फंक्शन करते हैं हमारे कंट्री में उनके नाम से. तो आप और थोड़ा सा बिरसा के बारे में सर्च करेंगे इंटरनेट से और पढ़िएगा. आज का चैप्टर यही ख़त्म करते हैं. ये चैप्टर आपका ख़त्म ही हो गया इनफैक्ट. चैप्टर 4 इसके हार्ड पॉइंट ऑफ रिमेंबर आप लिख दीजिएगा और MCQs फिलअप ट्रू फॉल्स कर लीजिएगा और सर्च करके बाकी इसके क्वेश्चन आंसर है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. थैंक यू.